हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे MBC ट्यूशन क्लासेस पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई भी ठीक तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में मैं पढ़ाऊंगी आपको क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वेरी शॉर्ट और MCQs बहुत मात्रा में बनते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। देखिए, आज के चैप्टर में सबसे पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। सबसे पहला टर्म है हमारा स्टिमुली। व्हाट इज स्टिमुली? द चेंज इन एनवायरनमेंट इन विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुली। देखिए, कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में अचानक से कोई चेंज हो और उस चेंज पे वो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करे और रिएक्ट करे, और वो रिस्पॉन्स किस फॉर्म में हो? वो रिस्पॉन्स हो मूवमेंट की फॉर्म में। ठीक है, आपको एक एग्जांपल देके मैं बताती हूँ। एक गर्म बर्तन रखा हुआ है, उस गर्म बर्तन को एक कोई भी ह्यूमन टच करता है। अब नॉर्मली तो ह्यूमंस ठंडे बर्तन को या फिर नॉर्मल टेम्परेचर वाले बर्तन को टच करते हैं, लेकिन अब उसने गर्म बर्तन को टच किया तो वो गर्म बर्तन उसके लिए चेंज हुआ एनवायरनमेंट में, मतलब उसके आसपास एक चेंज सा महसूस हुआ। अब गर्म बर्तन को टच करते ही उसे महसूस हुआ, तो उसने उसे रिस्पॉन्स करने के लिए अपना हाथ वहाँ से हटा लिया। उसने जवाबी रूप में अपना हाथ का मूवमेंट किया और वहाँ से दूर कर लिया। ठीक है, तो वो जो गर्म बर्तन है वो गर्म बर्तन ही स्टिमुली है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल दे के बताती हूँ। अचानक एक गली से गुजर रहे हैं हम, एक कुत्ता हम पे अचानक से भौंकने लग गया और हम भागने लग गए। क्यों भागे हम? वो कुत्ता हमारे लिए स्टिमुली है, वो हमारे लिए चेंज है हमारे लिए, और उस चेंज को हमने रेस्पॉन्स कैसे दिया? भाग के हमने उसे रेस्पॉन्स दिया स्टिमुली को। ठीक है, तो वो कुत्ता हमारे लिए स्टिमुली है। यानी कि हमारे सराउंडिंग हमें कुछ भी ऐसा नॉर्मल से अलग मिलेगा, चेंज मिलेगा, तो वही होगा स्टिमुली। अब नेक्स्ट आता है हमारा रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होता है? ठीक है, रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सेल्स हो सकती हैं, टिश्यू हो सकते हैं, ऑर्गन हो सकते हैं। ये हमारा क्या काम करते हैं? स्टिमुली को रिसीव करने का काम करते हैं। ये सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन कुछ भी हो सकते हैं, और इनका काम केवल सिंपल इतना होता है, स्टिमुली जो एक्सटर्नल स्टिमुली आ रही है उसको रिसीव करके हमारे बॉडी के अंदर तक पहुंचाना। ठीक है, थर्ड है हमारा इफेक्टर। अब इफेक्टर क्या होता है? जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था गर्म बर्तन का। ठीक है, हमने गर्म बर्तन छुआ, हमारे ब्रेन ने हमको फिर एनालाइज करके बताया, रिस्पॉन्स दिया कि हाथ हटाओ। तो वो जो मैसेज हमारे ब्रेन से चलेगा हमारे हाथ की मसल्स की तरफ चलेगा। ठीक है, अब वो मसल्स एज अ इफेक्टर काम करेंगी, मसल्स एज ए इफेक्टर काम करेंगी और अपना मूवमेंट वहाँ से कर लेंगी, वहाँ से अपना हाथ हटा लेंगी। पढ़ते हैं, इफेक्टर्स आर टिश्यूज़, ग्लैंड्स और मसल्स। इफेक्टर्स टिश्यूज़ भी हो सकते हैं, ग्लैंड्स भी हो सकती हैं, मसल्स भी हो सकते हैं, जो स्टिमुली को रिस्पॉन्स देती हैं। ठीक है, अब लास्ट आता है हमारा डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या होता है? इट इज़ ए स्टेट इन विच ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और फिजिकल एक्टिविटीज़ आर टेम्पररी स्टॉप। ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और फिजिकल एक्टिविटीज़ एक शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए रुक जाती हैं, यानी कि टेम्पररी रुक जाती हैं। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक बीज लिया हमने, ठीक है, अब उस बीज को हमने ये बीज लिया, मिट्टी में गाड़ दिया। ठीक है, अब हमने देखा कुछ टाइम तक कि नॉर्मली बीज एग्जांपल लेके चलते हैं 15 दिन में अपना ऊपर उसकी स्टेम निकल जाती है और नीचे रूट निकल जाती है। ठीक है, बट ये बीज ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहा मिट्टी के अंदर। क्यों? क्योंकि इस बीज के अंदर डोरमेंसी एंटर कर चुकी है। अब ये बीज कुछ टाइम तक अपनी ग्रोथ नहीं दिखाएगा, डेवलपमेंट नहीं दिखाएगा, और इसके अंदर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी। ऐसा नहीं कि ये बीज बिल्कुल ज़िंदगी भर ऐसे ही पड़ा रहेगा, नहीं, कुछ शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए इसके अंदर डोरमेंसी आएगी, और वो डोरमेंसी जब जाएगी तो ये इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट दोबारा से वही अपना लीव और नीचे रूट दिखाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए,
कंट्रोल का मतलब आप जानते हैं, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है संचालन। अब ऑर्गेनिज्म ने अपनी बॉडी पे नियंत्रण तो कर लिया, लेकिन अब उसे संचालक भी, उसे चलाना भी तो है, ठीक है। तो पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन का मतलब, द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट मैनर एज इट प्रोड्यूस अ प्रॉपर रेस्पॉन्स टू द स्टिमुली। कोई स्टिमुली, एक्सटर्नल स्टिमुली आई, अब उस स्टिमुली को जवाब देना है। अब उस स्टिमुली को जवाब देने के लिए बहुत सारे ऑर्गन एक साथ काम करना शुरू कर देंगे। अब वो बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ सिस्टमेटिक मैनर में काम करने चाहिए, ये नहीं कोई कहीं भी चल रहा है, सिस्टमेटिक मैनर में। जैसे कि ब्रेन भी काम कर रहा है, हमारे लंग्स भी काम कर रहे हैं, हमारा हार्ट भी काम कर रहा है, हमारे लेग्स भी काम कर, बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिलकर काम कर रही हैं सिस्टमेटिक मैनर में, उसी को बोलेंगे हम कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इस चैप्टर में हम कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स अलग पढ़ेंगे और कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स अलग पढ़ेंगे। प्लांट्स के अंदर किस तरीके से उनकी बॉडी कोऑर्डिनेट होती है वो अलग पढ़ेंगे, और एनिमल्स के अंदर उनकी बॉडी किस तरीके से कोऑर्डिनेट होती है वो अलग। अगर बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस की बॉडी को कोऑर्डिनेट करने के लिए दो सिस्टम लगते हैं उनकी बॉडी में। फर्स्ट इज़ नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज़ एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों सिस्टम मिलके काम करते हैं एक साथ, जब जाके ह्यूमन की बॉडी कोऑर्डिनेट की जाती है, तब जाके उसकी बॉडी सही से काम करती है। ये दोनों सिस्टम जब एक साथ काम करेंगे तभी हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपर तरीके से होंगी। फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे कि थिंकिंग प्रोसेस, इमोशनल बिहेवियर, तभी हमारे सारे वर्क प्रॉपर तरीके से होंगे जब ये कंट्रोल भी करेंगे हमारी बॉडी को और अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है। अब आगे हमारी ह्यूमन की बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। अब उन पांचों सेंस ऑर्गन पे 5 तरह के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। वो 5 तरह के रिसेप्टर अलग अलग स्टिमुली पे वर्क करते हैं। देखिए कौन कौन से सेंस ऑर्गन। सबसे पहला आईज पे हमारे फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब ये फोटो रिसेप्टर, देखिए मैंने अभी आपको बताया रिसेप्टर का काम क्या होता है, केवल स्टिमुली को रिसीव करना। अब ये फोटो रिसेप्टर केवल लाइट को रिसीव करेगा। सेकेंड सेंस ऑर्गन नोज़, ये नोज़ पे हमारे ऑलफैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये ऑलफैक्टरी रिसेप्टर केवल स्मेल को रिसीव करेंगे। थर्ड सेंस ऑर्गन इज टंग, टंग पे हमारे गस्टेटरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये केवल टेस्ट को रिसीव करेंगे। ये हमारी सारी स्टिमुली हैं। फोर्थ सेंस ऑर्गन इज ईयर, ईयर पे हमारे फोनो रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। वो केवल साउंड को रिसीव करेंगे, उनका कोई मतलब नहीं है लाइट से, मतलब जो स्पेशली जिस स्टिमुलस के लिए रिसेप्टर बना है वो उसी पे वर्क करेगा। फिफ्थ हमारा है स्किन सेंस ऑर्गन, उस पे प्रेजेंट होते हैं हमारे थर्मो रिसेप्टर और वो केवल हीट और कोल्ड को रिसीव करेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट होता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम हेल्प्स ऑल अदर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी टू वर्क टुगेदर। ह्यूमन नर्वस सिस्टम का काम होता है सारी बॉडी को एक साथ लेना और प्रॉपर तरीके से सभी को एक साथ लेकर काम करवाना। ह्यूमन नर्वस सिस्टम बाहर से कोई इन्फॉर्मेशन आई उसको रिसीव करता है, ठीक है। उसको रिसीव करने के बाद फिर जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको एनालाइज करेगा। ह्यूमन नर्वस सिस्टम ये नहीं कि वो केवल ब्रेन में प्रेजेंट है नर्वस सिस्टम, नहीं, वो पूरी बॉडी में भी फैला हुआ है नर्वस सिस्टम। इसके अंदर नर्व्स वगैरह सब कुछ आती हैं। ये मैं सोच लेना कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम केवल ब्रेन में प्रेजेंट होता है तो इन्फॉर्मेशन ब्रेन में जा रही है डायरेक्ट, नहीं, ये पूरी बॉडी में फैला होता है और ये हमारी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है। जो बाहर से स्टिमुली आई उसको रिसीव करेगा, ठीक है, और रिसीव करने के बाद फिर उसको प्रोसेस करेगा यानी कि एनालाइज करेगा, और फिर उसको एनालाइज करने के बाद अकॉर्डिंगली जैसी कि इन्फॉर्मेशन आई है उसी तरीके से उसको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। ये होता है हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अब हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम ह्यूमंस का 2 टाइप्स में डिवाइड है। एक तो ह्यूमंस के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ओके। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर केवल ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं।
अब हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम डिवाइडेड होता है टू पार्ट्स में। फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं केवल ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं केवल जितने भी हमारे बॉडी में नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स एंड विस्केरल नर्व्स। ये सारी नर्व्स हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी टू पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, दूसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम का मतलब होता है कि जितने भी एक्शन हों, कुछ भी एक्शन हो हमारी बॉडी का, वो अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन, ब्रेन के कंट्रोल में हो, यानी कि जो ब्रेन बोले वही करे। ठीक है, वो होते हैं वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वो होते हैं जो ऑटोमेटिकली अपना काम करते हैं किसी से बिना पूछे, इसे इनवॉलेंट्रीली नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं, मैंने अभी आपको यहाँ पे पढ़ाया था ये नर्व्स, ये क्या होती हैं ये नर्व्स, लाइक क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व्स, व्हाट इज दीज नर्व। ठीक है, अब इनको पढ़ते हैं। नर्व्स को हम न्यूरॉन भी कह सकते हैं, न्यूरॉन और नर्व सेल। देखिए क्या होती है ये न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्पेशल सेल कॉल्ड न्यूरॉन। जो हम ह्यूमन की बॉडी का नर्वस सिस्टम है वो एक स्पेशल सेल से मिलके बना है। कौन सी है वो स्पेशल सेल? वो है न्यूरॉन। यानी कि कंसिडर करो कि ये एक पूरा नर्वस सिस्टम है। अब ये नर्वस सिस्टम पूरा किससे बना हुआ है? ये एक न्यूरॉन, दो न्यूरॉन, तीन न्यूरॉन, ऐसे नंबर्स ऑफ न्यूरॉन्स हमारी ह्यूमन की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारे न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल हैं। न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होती है, यानी कि ये नर्वस सिस्टम को एक स्ट्रक्चर देती है, उसकी फंक्शनल यूनिट है, यानी कि पूरा काम नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन के थ्रू ही होता है। इट इज़ अ लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल होती है न्यूरॉन। आप इस बात पे गौर करना, ये एमसीक्यूज में ऐसे ही क्वेश्चन बन के आते हैं। लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, 3-4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें आपको न्यूरॉन सेलेक्ट करना है। दे कैरी मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और नर्व इम्पल्स। न्यूरॉन क्या करती है? मैसेज कैरी करती है। मैसेज हमारे बॉडी पार्ट से ब्रेन तक ले जाती है, ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक इंफॉर्मेशन ले जाती है। किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में, ये रहे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में, और नर्व इम्पल्स की फॉर्म में। ठीक है, इनकी फॉर्म में ये मैसेज को कैरी करती है। इट इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ द बॉडी। जब बात ब्रेन से रिलेटेड हो रही है तो वहाँ पे स्पेशलाइज्ड सेल का होना तो लाजमी है, क्योंकि ब्रेन ही हमारा सबसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, अब न्यूरॉन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, उसके स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। सबसे पहले आती है सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन। देखो ये है डेंड्राइट्स। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ न्यूरॉन इज डेंड्राइट्स, यहीं से इंफॉर्मेशन एंटर करती है, और ये है सेल बॉडी। सेल बॉडी, सेल के अंदर जाके ये मैसेज कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, एंड देन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पासिस फ्रॉम द सेल बॉडी टू द एक्सॉन। ये एक्सॉन है। अब ये एक्सॉन के सराउंडिंग माइलिन की शीट प्रेजेंट होती हैं। ये माइलिन की शीट प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ये एक्सॉन को प्रोटेक्शन देती है, इसलिए ये इसके सराउंडिंग प्रेजेंट होती है। इसके बाद एक्सॉन के बाद जो हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, जो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, वो हमारे एक्सॉन टर्मिनल पर पहुंच जाता है, जिसे नर्व एंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन इज लाइक अ टिपिकल एनिमल सेल विच कंटेन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जो न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है, यानी कि ये वाली पार्ट जो है, ये सेल बॉडी है, ये टिपिकल एनिमल सेल की तरह होती है। एनिमल सेल की तरह क्यों? क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, जो एक नॉर्मली एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। The shorter fiber on the body of a neuron are called dendrites. Dendrites is the shortest fiber
ऑन द बॉडी ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के बॉडी का सबसे छोटा डेंड्राइट फाइबर होता है ये। और लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड एक्सॉन। और एक्सॉन इज अ लॉन्गेस्ट फाइबर, ये लॉन्गेस्ट फाइबर होता है। इसकी लेंथ की वजह से ही इस पर माइलिन की शीट प्रेजेंट होती है ताकि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म आता है विच इज कॉल्ड स्नैप्स। व्हाट इज स्नैप्स? A microscopic gap between a pair of adjacent neuron over which nerve impulse pass when going from one neuron to the next is called a snap। यानी कि एक न्यूरॉन मैंने अभी आपको बताई, देखिए एक न्यूरॉन मैंने अभी आपको ये बताई, ठीक है। अब इसके बाद भी तो कोई न्यूरॉन प्रेजेंट होगी यहाँ पे, ऐसी स्ट्रक्चर। अब उस न्यूरॉन पे भी डेंड्राइट्स लगे हुए होंगे, जैसे कि इस पे लगे हुए हैं ये वाले। अब इसके एक्सॉन टर्मिनल और इस नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स, यानी कि इसके ये वाली पोर्शन, ये वाले और इसके ये वाले पोर्शन के बीच में जो माइक्रोस्कोपिक गैप होगा, जो बहुत छोटा गैप होगा इस चीज़ के बीच में और इस चीज़ के बीच में, ये क्या है? ये है एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन, ये है डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। ये आपस में एडजेसेंट न्यूरॉन है, इनके बीच का जो माइक्रोस्कोपिक गैप होगा वो माइक्रोस्कोपिक गैप ही हमारा कहलाएगा। दिस गैप इज कॉल्ड स्नैप्स। दिस गैप इज कॉल्ड स्नैप। ये बिल्कुल अटैच नहीं होती हैं एक दूसरे से, इनके बीच में एक माइक्रोस्कोपिक गैप प्रेजेंट होता है, वही हमारा होता है स्नैप्स। अब यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आएगा और ऐसे ही दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब न्यूरॉन्स को भी 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड रिले न्यूरॉन। ये 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। व्हाट इज सेंसरी न्यूरॉन? सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है? द नर्व्स विच कैरी मैसेज फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स, यानी कि रिसेप्टर्स, टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन। ये उस तरीके की नर्व्स होती हैं जो हमारे रिसेप्टर्स के पास प्रेजेंट होती हैं और रिसेप्टर्स से मैसेज लेके ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करती हैं। ये रिसेप्टर्स के पास प्रेजेंट होती हैं, यानी कि रिसेप्टर्स ने कुछ भी स्टिमुली आई उसको रिसीव कर लिया। अब रिसीव करने के बाद सेंसरी न्यूरॉन वहाँ पे प्रेजेंट हैं बिल्कुल रिसेप्टर के पास। उन्होंने बोला, सेंसरी न्यूरॉन ने रिसेप्टर से बोला, अब जो तूने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है मुझे दे दे, मैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचा के आती हूँ। तो इनका काम होता है मैसेज को कैरी करना, कहाँ से कहाँ तक? बॉडी पार्ट से स्पाइनल कॉर्ड तक ट्रांसफ़र करना। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या होती है? द नर्व्स विच कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द बॉडी पार्ट्स फॉर एक्शन। यानी कि अब इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन ने पहुंचा दी थी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक, इतनी देर में ब्रेन ने एनालाइज कर लिया और उसको रिस्पॉन्स दे दिया, रिस्पॉन्स तैयार कर लिया। अब ब्रेन के पास बैठी हैं हमारी मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन ने ब्रेन से कहा कि जो इन्फॉर्मेशन आपको बॉडी पार्ट्स तक पहुंचानी है वो मुझे दे दो, मैं पहुंचा के आती हूँ। और वो इन्फॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन ने कैरी करी और ब्रेन से वो इन्फॉर्मेशन ली, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से, और हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा दी और एक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये होती हैं मोटर न्यूरॉन। अब दो न्यूरॉन आपको समझ में आ गए। अब ये थर्ड न्यूरॉन कौन सी होती है? रिले न्यूरॉन। यानी कि अगर ये सेंसरी न्यूरॉन ये जा रही है, दैट इज़ ब्रेन, ठीक है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड, और वहाँ से सेंसरी न्यूरॉन ये जा रही है, दिस इज़ कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन, और यहाँ से हमारी मोटर न्यूरॉन निकल के आ रही है। तो यहाँ पे जो इनका एक पॉइंट होगा जहाँ पे ये एक दूसरे को टच कर रही हैं, कनेक्ट हो रही हैं, ये वाला पॉइंट होगा हमारा रिले न्यूरॉन। इसको बोलेंगे हम रिले न्यूरॉन। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट। इसमें हम समझेंगे कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसे ट्रांसफ़र होता है। देखिए,
इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड बाय डेंड्राइट्स। ये मैंने अभी आपको बताया कि इंफॉर्मेशन डेंड्राइट्स ही कलेक्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन हमेशा डेंड्राइट्स कलेक्ट करते हैं। अब देखो मैं आपको डायग्राम्स के थ्रू समझाती हूँ। ये है हमारी फर्स्ट न्यूरॉन और ये है हमारी सेकेंड न्यूरॉन, ठीक है। मैंने अभी बताया इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम हमेशा डेंड्राइट्स का होता है। यहाँ पे कोई भी मैसेज आया उसको कलेक्ट किया डेंड्राइट्स ने और डेंड्राइट से पहुँचा फिर सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस चल रही थी और केमिकल रिएक्शंस के चलते जो इन्फॉर्मेशन आई थी वो कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, ठीक है। अब हमारे इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में चलेगी। अब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारा सेल बॉडी से जाएगा एक्सॉन की तरफ, ठीक है। एक्सॉन से फिर ये नर्व एंडिंग पर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब एक्सॉन से नर्व एंडिंग तक पहुंच गया, जिसे हम क्या बोलेंगे, एक्सॉन टर्मिनल। अब हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो था वो एक्सॉन टर्मिनल पर पहुंच गया। अब बात आती है कि यहाँ से दिस पॉइंट से इस पॉइंट पर कैसे पहुंचा जाए, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया इसके और इसके बीच के गैप को क्या बोलते हैं, स्नैप्स, ठीक है। अब इस स्नैप्स में एक ऐसा सब्सटेंस रिलीज होता है जिसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस। न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस का काम होता है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक्सॉन टर्मिनल पे प्रेजेंट है उसको डेंड्राइट्स तक पहुंचा देना, यानी कि यहाँ से हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको लेगा न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस और स्नैप्स के थ्रू इस डेंड्राइट्स तक पहुंचा देगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारे नेक्स्ट न्यूरॉन की डेंड्राइट पर पहुंच गई, जो कि अब ट्रांसफर हो जाएगी सेल बॉडी में। सेल बॉडी के बाद दोबारा एक्सॉन में ऐसे ही इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ ट्रांसफर होती रहेगी, ठीक है। अब पढ़ के बताती हूँ मैं आपको, देखो। इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय डेंड्राइट्स। इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट्स के द्वारा कलेक्ट की जाती है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेटेड बाय केमिकल रिएक्शन इन द साइटोप्लाज्म। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स साइटोप्लाज्म में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसके द्वारा जनरेट की जाती है। एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पासिस फ्रॉम द डेंड्राइट्स टू द सेल बॉडी। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स डेंड्राइट से सेल बॉडी में आते हैं एंड देन पासिस फ्रॉम द सेल बॉडी टू थ्रो एक्सॉन। फिर सेल बॉडी से एक्सॉन में पास कर दिए जाते हैं। रीच नर्व एंडिंग, जो कि नर्व एंडिंग तक पहुंच जाते हैं, जो कि हमारा एक्सॉन का एंड है। वहाँ से हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है जिसे बोलते हैं हम न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस। वहाँ से हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्नैप्स के थ्रू जाता हुआ दूसरे नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बाय द रिलीजिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस एंड पासिस थ्रू द स्नैप्स, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? देखिए, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेस्पॉन्स इन द नर्वस सिस्टम इज रिफ्लेक्स एक्शन। यानी कि नर्वस सिस्टम में हमारा नर्वस सिस्टम बहुत तरीके के रिस्पॉन्स देता है, लेकिन उन रेस्पॉन्स में से जो सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ रेस्पॉन्स होता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेस्पॉन्स इज रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ये बहुत रैपिड एक्शन होता है, ऑटोनोमिक होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। इसमें स्टिमुली को जल्दी ही जवाब दे दिया जाता है, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, ठीक है। इट इज़ एन इनवॉलेंट्री एक्शन, थिंकिंग इज़ नॉट इन्वॉल्व। इनवॉलेंट्री का मतलब इसमें ब्रेन के अंडर काम नहीं करना पड़ता, इसमें जो ब्रेन की बात नहीं माननी पड़ती, इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होता। जब ब्रेन की बात नहीं चल रही तो थिंकिंग की बात, जहाँ ब्रेन आएगा वहाँ थिंकिंग आएगी ही आएगी। अगर यहाँ पे ब्रेन नहीं है तो यहाँ पे थिंकिंग आएगी ही नहीं। यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, केवल इस एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। अब इन्वॉल्व का मतलब मैं आपको बता दूं, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगी, वो ब्रेन के पास नहीं जाएगी रिस्पॉन्स लेने। रिस्पॉन्स हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही दे देगा। लेकिन तो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जानी क्यों जरूरी है? इसमें लिख रहा है बट आल्सो रीच टू द ब्रेन। ब्रेन तक जानी क्यों जरूरी है? ब्रेन तक इसलिए जाती है ताकि फ्यूचर के लिए याद रहे। अगर मैंने कोई गर्म बर्तन छुआ अचानक से
और मैंने एकदम हाथ हटा लिया, ठीक है। तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन मेरे स्पाइनल कॉर्ड तक गई, रेस्पॉन्स भी स्पाइनल कॉर्ड ने ही दिया कि हाथ हटाओ, लेकिन ब्रेन तक वो क्यों पहुंची? ताकि मुझे आगे के लिए याद रहे कि मुझे गर्म बर्तन को नहीं छूना है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के, जैसे कि यॉनिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, आंख झपकाना, जवाई लेना, छींक मारना, कफिंग, शिवरिंग कोल्ड वेदर, व्हेन बॉडी कम्स इन कांटेक्ट विद हॉट ऑब्जेक्ट, यानी कि ठंड लगते ही हम ये सोचते थोड़ी हैं कि ठंड लग रही है अब ठिठुरना स्टार्ट करें, एकदम ठिठुरने लग जाते हैं। गर्म बर्तन को छूना एकदम स्पीड में हो जाता है, जो भी होता है। छींक मारते समय हम सोचते नहीं हैं, या फिर जवाई ले रहे हैं हम सोचते नहीं हैं, आँख झपकाते समय हम इतना नहीं सोचते हैं, ठीक है। तो इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें ब्रेन का कोई इन्वॉल्व नहीं होता है, बस ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन इसलिए जाती है ताकि हमें याद रहे कि हमने आँख झपकाई, हमने अभी जवाई ली, ठीक है। अब रिफ्लेक्स एक्शन का इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है रिफ्लेक्स एक्शन का, क्यों इतनी जल्दी हमें एक्शन की ज़रूरत पड़ती है। As it fast action is enable the animal to respond immediately to the harmful stimuli so that no harm is caused to it. इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पीछे कुत्ता पड़ा, अब हम सोचेंगे कि हमें भागना कि नहीं भागना, इतनी देर में तो वो हमें काट लेगा, ठीक है। तो इसलिए ये बनाया गया रिफ्लेक्स एक्शन, ताकि हमें एक स्पीड में वर्क कर सकें हम, ताकि हमें जो स्टिमुली हार्मफुल स्टिमुली हैं उनसे बच सकें, हमें कोई हार्म ना पहुँचे। हार्मफुल स्टिमुली से बचने के लिए ही रैपिड एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन वर्क करता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्लेक्स आर्क। व्हाट इज़ रिफ्लेक्स आर्क? देखिए, जब रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है तो उस रिफ्लेक्स एक्शन पे जो भी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड तक जा रही है और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी पार्ट्स तक आ रही है, वो जो नर्व्स पाथ अपना ले रही हैं, जिस पाथ पे वो ट्रैवल कर रही हैं उस टाइम पे, वो पाथ जो होगा वो ही हमारा रिफ्लेक्स आर्क कहलाएगा। द पाथवे ट्रेवल्ड बाय द नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। इट अलाउ रैपिड रेस्पॉन्स, इसके अंदर जो रेस्पॉन्स होगा बहुत तेज़ी से होगा। अब देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन में अगर स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है तो उस रिफ्लेक्स एक्शन को बोलेंगे हम स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। अगर रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन भी इन्वॉल्व है तो उस रिफ्लेक्स एक्शन को बोलेंगे हम सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मैं आपको इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा दूँ कि रिफ्लेक्स एक्शन कैसे वर्क करता है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ भाई, रट लेना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रट लेना ये वाली चीज़। तो एक स्टिमुली आई बाहर से, स्टिमुली ली जैसे कि हमने हीट, ठीक है। हीट का समझ लो आप, मैंने जो शुरू से एग्जांपल दे दी चल रही है, कोई गर्म बर्तन, अब वो हमारे लिए स्टिमुली है। हमारे स्किन पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, अभी मैंने आपको बताया स्किन पे कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, थर्मो रिसेप्टर। हमने गर्म बर्तन को छुआ, अब वो उस गर्म बर्तन को हमारे रिसेप्टर्स ने रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद वहीं पे उसके बराबर में बैठी थी सेंसरी नर्व्स, उसने उस हॉटनेस को रिसीव जो करी है उसको लिया, ला भाई मुझे दे, मैं पहुँचाऊँ स्पाइनल कॉर्ड तक, हाथ क्यों जला रहा है। अब उसने ली वो इन्फॉर्मेशन और भागी गई वो स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड ने एनालाइज किया बहुत जल्दी, एकदम स्पाइनल कॉर्ड एकदम रैपिड एक्शन करती है, हाथ हटाओ जल्दी। मोटार नर्व उसके बराबर में बैठी थी, उनका जल्दी इन्फॉर्मेशन पहुंचाती हूँ इफेक्टर तक। इफेक्टर्स क्या हैं हमारे यहाँ पे? हाथ की मसल्स। हाथ की मसल्स ने क्या किया? रिस्पॉन्स दिया। कैसे? विड्रॉल ऑफ हैंड, अपना हाथ वहाँ से हटा लिया। तो ये कितनी जल्दी हो रहा है, इसमें ना कुछ इतनी थिंकिंग लग रही और ना कुछ हो रहा, एकदम ऑटोमेटिक हो रहा है, बहुत स्पीड में हो रहा है सब कुछ, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको अभी तक समझाया फ्लो चार्ट की फॉर्म में। अब मैं आपको एक प्रॉपर डायग्राम की फॉर्म में समझा के बताती हूँ। देखें, ये है वो डायग्राम। अब इससे मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगी। ये इसमें देखिए, एक गरम बर्तन दिया गया है, इसमें पानी उबल रहा है, जो भी उबल रहा है उसको अचानक एक ह्यूमन ने टच कर दिया, ठीक है। अब जब उसने टच किया तो रिसेप्टर प्रेजेंट थे, थर्मो रिसेप्टर, स्किन पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे, उन्होंने हीट को
रिसीव कर लिया। हीट को रिसीव करते ही सेंसरी न्यूरॉन गई हीट को लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड मैंने अभी बताया आपको किस में आती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है CNS, स्पाइनल कॉर्ड CNS। सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड तक गई इन्फॉर्मेशन लेके। यहाँ पे हमारे रिले न्यूरॉन प्रेजेंट है, जो कनेक्शन है बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटार न्यूरॉन के बीच का कनेक्शन शो कर रही है। हमें फिर रिस्पॉन्स दिए स्पाइनल कॉर्ड ने, और वो रिस्पॉन्स लेके मोटार न्यूरॉन आई और इफेक्टर्स के पास पहुंची। इफेक्टर्स कौन है यहाँ पे, मसल्स इन आर्म। उन्होंने वर्क किया और रिस्पॉन्स दिया विड्रॉल ऑफ हैंड। समझ गए। अभी यहाँ पे देखिए ये मैसेज, यहाँ से ये रिस्पॉन्स तो आ गया, लेकिन मैसेज ब्रेन तक भी पहुंचा दिया गया है कि आगे हाथ ना लगाए गर्म बर्तन से, ये फ्यूचर में रिमेंबर रहे इसको, ठीक है। ये डायग्राम आपको समझने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, लेकिन वो फ्लो चार्ट आपको रट लेना है, वो बनाने के लिए जरूर आता है एग्जाम में। रिफ्लेक्स एक्शन पूछता है और रिफ्लेक्स आर्क पूछता है। अभी मैंने बताया आपको कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर 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 आते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ब्रेन से। ब्रेन इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी। ये हमको सभी को पता है कि ब्रेन सबसे हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, क्योंकि हमारा ब्रेन पूरे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल में करके रखता है, कोऑर्डिनेट प्रॉपर तरीके से करता है। इट इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल आवर बॉडी, प्रोटेक्टेड बाय एयर बोनी बॉक्स कॉल्ड क्रेनियम। ये ब्रेन है। अब ये ब्रेन एक बोनी बॉक्स के अंदर कवर रहता है, ये एक बोनी बॉक्स है। देखिए अभी बताती हूँ ठीक से, ये ब्रेन है। अब ब्रेन के सराउंडिंग ये बोनी बॉक्स प्रेजेंट है। इस बोनी बॉक्स का काम क्या होता है, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। इस बोनी बॉक्स को बोलते हैं हम क्रेनियम, CRANIUM, क्रेनियम, ठीक है। ब्रेन इज सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन विच हेल्प टू प्रोटेक्ट इट। ब्रेन के सराउंडिंग 3 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्पफुल रहती हैं। इन मेम्ब्रेन्स के बीच में एक लिक्विड फिल होता है, इस लिक्विड का नाम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। द स्पेस बिटवीन मेम्ब्रेन इज फिल्ड विद CSF। ये जो इनके बीच में ये स्पेस है, यहाँ पे हमारा CSF फिल होगा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसका काम होगा अगर किसी को कोई शॉक लग जाए उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा, या फिर कोई इंजरी हो जाए तो उस इंजरी से प्रोटेक्ट करेगा। CSF का काम ये होता है। देखिए हमारा ब्रेन कितनी प्रोटेक्शन के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि क्रेनियम विच इज़ अ हार्ड स्कल, उसके अंदर प्रेजेंट होता है ब्रेन, और 3 मेम्ब्रेन्स के अंदर, उन मेम्ब्रेन्स में भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसे बोलते हैं हम CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इंजरी से हमें प्रोटेक्ट करती हैं हमारे ब्रेन को। ये डायग्राम देखते हैं इसका। देखिए ये है हमारा ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन। इस ब्रेन में सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्रेनियम, क्रेनियम स्कल, यानी कि ये जो ब्रेन है ये सराउंडेड है क्रेनियम स्कल से, प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अब इसके बाद ह्यूमन ब्रेन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट इज फोर ब्रेन, सेकेंड इज मिड ब्रेन एंड थर्ड इज हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को केवल एक डिवीजन में डिवाइड किया गया है, वो है सेरेब्रम। फोर ब्रेन के अंदर आता है केवल सेरेब्रम। मिड ब्रेन को किसी भी डिवीजन के अंदर डिवाइड नहीं किया गया, उसको डिवाइड नहीं किया गया है। हिंड ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, पोन्स, मेड्यूला एंड सेरेब्लम, ठीक है। यहाँ से हमारे स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। ह्यूमन ब्रेन के अंदर 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, हाइपोथैलेमस ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। ये स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, समझ लेना है और बनाने की प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि ये ब्रेन का स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं कि ह्यूमन ब्रेन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन कंसिस्ट मेनली सेरेब्रम, अभी बताया फोर ब्रेन केवल सेरेब्रम कंसिस्ट करता है, लेकिन मिड ब्रेन का कोई फर्दर डिवीजन नहीं किया गया है। हिंड ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, पोन्स, मेड्यूला एंड सेरेब्रम, ठीक है। अब पढ़ते हैं सबसे पहले फोर ब्रेन क्या होता है।
द सेरेब्रम और फोरब्रेन। देखिए कहीं आपको अगर फोरब्रेन लिखा मिले तो भी आपको यही चीज़ लिखनी है, अगर आपको कहीं सेरेब्रम लिखा मिले तो भी आपको यही चीज़ लिखनी है, क्योंकि फोरब्रेन का डिवीज़न ही एक है सिंपली, यानी कि फोरब्रेन कंसिस्ट ही सेरेब्रम करता है, तो कोई डिवीज़न है ही नहीं। द सेरेब्रम और फोरब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये मेन थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का, जो भी हम थिंकिंग करेंगे वो हमारे फोरब्रेन सेरेब्रम के अंदर ही थिंकिंग होगी। इट इज़ द साइट ऑफ our faculties such as learning, reasoning, intelligence, personality and memory. All thought, sensation, action and movement are controlled by cerebrum. ये मैंने आपको जितने भी बातें बोली हैं, जैसे कि हम कुछ याद कर रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, जो भी हमारी कंट्रोल होगी, सेंसेशन, एक्शंस, मूवमेंट जो भी हमारे कंट्रोल होंगे वो सेरेब्रम ही कंट्रोल करेगा। ठीक है, अगर कुछ हम याद कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, तो वो मेमोरी हमारी सेरेब्रम के अंदर स्टोर रहेगी। अब सेकंड आता है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या होता है? मिड ब्रेन कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट। मिड ब्रेन कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक इन रिस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुली। यानी कि अगर बाहर से कोई स्टिमुली आती है तो हमारी हेड, नेक एंड ट्रंक को मिड ब्रेन कंट्रोल करेगा। ठीक है, इसका काम केवल इतना ही होता है। अब बात आती है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के अंदर सबसे पहला पोन्स पढ़ते हैं। तो पोन्स टेक पार्ट इन अ रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन। पोन्स का काम क्या होता है? रेस्पिरेशन को रेगुलेट कराते रहना। फिर आता है सेरेबलम। द सेरेबलम हेल्प्स इन मेंटेनिंग पॉस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये ह्यूमन की बॉडी को बैलेंस कराने के लिए, उसके पॉस्चर को प्रॉपर तरीके से बैलेंस करने के लिए काम करता है। अब आता है मेड्यूला। मेड्यूला कंट्रोल्स वेरियस इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीथिंग एंड ब्लड प्रेशर। देखिए यहाँ पे आई है कि मेड्यूला बहुत सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस का मतलब कि जो एक्शन विदाउट मतलब जिसमें थिंकिंग ना करनी पड़े इतनी ज़्यादा, ठीक है, वो होते हैं हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन। यानी कि अगर दिल को धड़कना है तो उसके लिए क्या दिमाग सोचेगा? ब्लड सर्कुलेट करेगा तो क्या उसके लिए पहले दिमाग सोचेगा? या फिर ब्लड प्रेशर अगर बढ़ रहा है या घट रहा है तो ब्रीथिंग के लिए क्या दिमाग सोचेगा? ठीक है, तो ये जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं इनको कंट्रोल करने का काम मेडुला का होता है। ये हमारा ब्रेन हो गया। ब्रेन के पार्ट्स पढ़ लिए हमने प्रॉपर तरीके से और उनके भी फर्दर डिवीजन पढ़ लिए। अब आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? देखिए जैसे कि हमारा ब्रेन एक क्रेनियम स्कल के अंदर बंद था और उसमें भी 3 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट थी जो फिल्ड थी एक फ्लूइड से, जिसे बोलते हैं सीएसएफ। ऐसे ही स्पाइनल कॉर्ड होता है। ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। इट इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। इट इज एनक्लोज्ड इन अ बोनी केज कॉल्ड वर्टेब्रल कॉलम। ये एक बोनी केज यानी कि हड्डी के ढांचे के अंदर बंद होती है, जिसे बोलते हैं हम वर्टेब्रल कॉलम, और या फिर इसे हम बैकबोन भी कह सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड मीनिंग्स। जैसे कि वहाँ पे 3 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट थी, ऐसे ही यहाँ पे भी स्पाइनल कॉर्ड मीनिंग्स के द्वारा सराउंडिंग होता है, और उस मेम्ब्रेन्स के बीच में एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हम सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर ऑफ नर्व्स अराइज होती हैं। यानी कि जैसे कि ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से 31 पेयर ऑफ नर्व्स अराइज होंगे, क्योंकि मोस्टली जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन के काम होते हैं वो सब हमारे स्पाइनल कॉर्ड ही करता है। अब बात आती है कि पहले भी मैंने आपको ये पढ़ा दिया था, लेकिन मैं फिर दोबारा से पढ़ा देती हूँ कि रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का क्या रोल होता है, ब्रेन तक क्यों इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की जरूरत पड़ती है, बल्कि ब्रेन तो कोई काम करता नहीं है, इस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की जरूरत क्या है। ठीक है, तो देखिए देयर इज अ नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ब्रेन का होता नहीं है रिफ्लेक्स एक्शन में, बस किस लिए पहुंचाते हैं? ताकि फ्यूचर में रिमेंबर रहे वो चीज़। व्हेन रिफ्लेक्स एक्शन आर जनरेटेड इन अ स्पाइनल कॉर्ड and the information also reach to the brain, this helps to brain to record this event। जब रिफ्लेक्स एक्शन हमारे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से ही पहुंचाई जा रही है, तो केवल ब्रेन का काम होता है उस इवेंट को रिकॉर्ड करने का, रिमेंबर इट फॉर फ्यूचर यूज। फ्यूचर में वो गलती ना करे इसलिए उसको रिमेंबर याद दिलवाने के लिए। इट हेल्प्स द पर्सन
टू गेट अवेयरनेस ऑफ स्टिमुली एंड प्रिवेंट हिमसेल्फ अगेन इन फ्यूचर, ताकि जो पर्सन है उसे आगे के लिए इससे अवेयरनेस मिल जाए कि मुझे ये काम नहीं करना है, मैंने पहले किया था तो ये हुआ था इससे। ठीक है, अब ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर 2 तरीके के एक्शंस होते हैं। अब ह्यूमन बॉडी में 3 तरीके के एक्शन होते हैं। पहला है इनवॉलेंट्री एक्शन। ये जो एक्शन होता है, द एक्शन विच कैन नॉट कंट्रोल बाय आवर ओन विल, ये खुद पर्सन के द्वारा कंट्रोल नहीं किए जा सकते, ये जो चल रहे हैं वो चलते ही रहेंगे। इसके जैसे एग्जांपल मैं आपको देखिए बताऊं, ब्रीथिंग और ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीटिंग, ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो ह्यूमंस के द्वारा खुद कंट्रोल नहीं किए जा सकते। ब्रेन इज इन्वॉल्व, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है। थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व, ब्रेन तो इसमें इन्वॉल्व होता है लेकिन थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है इसमें। देखिए, दिल धड़कने से पहले कोई सोचेगा, सांस लेने से पहले कोई सोचेगा, या फिर जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसमें कोई सोचेगा, ब्रेन इन्वॉल्व होता है इसमें। सेकंड आता है वॉलेंट्री एक्शन। दिस एक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल, ये एक्शन खुद के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें ब्रेन इन्वॉल्व होती है और थिंकिंग भी इन्वॉल्व, इसे सोचकर खुद भी कंट्रोल हम कर सकते हैं। जैसे कि हम अपनी बॉडी के मूवमेंट को, कुछ भी मूवमेंट कर रहे हैं हमारी बॉडी, तो हम सोच के ही करेंगे, कुछ मूवमेंट कर रहे हैं तो। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल है वॉलेंट्री एक्शन का। और थर्ड आता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, दीज एक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल, ये एक्शन अपने द्वारा कंट्रोल नहीं किए जा सकते। दीज एक्शन कैन नॉट कंट्रोल बाय आवर ओन विल, स्पाइनल कॉर्ड इसमें इन्वॉल्व होती है और थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ये हमने अभी पढ़ा था पीछे रिफ्लेक्स एक्शन में कि स्पाइनल कॉर्ड तो इसमें इन्वॉल्व होती है लेकिन थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है। अब आते हैं हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब स्टार्ट होगा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। इस एंडोक्राइन सिस्टम में हमारा सबसे पहले पढ़ेंगे हम ये ग्लैंड्स क्या होती हैं। व्हाट इज ग्लैंड्स? देखिए, अ ग्लैंड इज अ स्ट्रक्चर विच सीक्रेट अ स्पेसिफिक सब्सटेंस इन अ बॉडी मेड अप ऑफ टिश्यूज। ग्लैंड्स एक स्ट्रक्चर होती है जो ह्यूमन की बॉडी में एक सब्सटेंस रिलीज करती है जो टिश्यूज से मिलकर बना होता है। एक स्पेसिफिक सब्सटेंस रिलीज करने का काम होता है केवल ग्लैंड का। ठीक है, अब वो सब्सटेंस क्या होते हैं? वो जो स्पेसिफिक सब्सटेंस है वो होते हैं हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स, ठीक है, जो ग्लैंड्स रिलीज करती हैं वो होते हैं हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो देयर ग्रोथ। हॉर्मोन्स का काम होता है कि ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना और उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करके रखना, यानी कि प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखना, ये काम होता है हॉर्मोन्स का। और हॉर्मोन्स कौन रिलीज करता है? वो रिलीज करती हैं ग्लैंड्स। ठीक है, अब 2 तरीके की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं बॉडी में। सबसे पहली है एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड सेकंड इज एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं? इनके पास अपनी एक अलग स्पेसिफिक ट्यूब होती है जिसके अंदर वो अपना सब्सटेंस सीक्रेट करती हैं, यानी कि स्पेसिफिक ये होती हैं वीआईपी ग्लैंड। ठीक है, समझ गए आप? वीआईपी, इनके पास अपनी स्पेसिफिक एक डक्ट होगी, एक ट्यूब होगी जिसके अंदर वो अपना प्रोडक्ट सीक्रेट करेंगे। लेकिन ये हैं हमारे मिडिल क्लास ग्लैंड, ये हैं मिडिल क्लास। इट इज़ अ डक्टलेस ग्लैंड, इनके पास कोई डक्ट नहीं होती। ये बेचारी जो हॉर्मोन्स बनाती हैं उसको ब्लड में ही रिलीज कर देती हैं और वो ब्लड ही काम करता है कि जहाँ तक भी इस हॉर्मोन्स को पहुँचना है वहाँ तक पहुँचा देता है ब्लड। ठीक है, वो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। 2 तरीके की ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी में, समझ गए? एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। पढ़ते हैं आगे। अब स्टार्ट हो गई ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये कुछ 8-9-10 प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जिन्हें हम पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट भी हैं, समझ गए? देखिए, सबसे पहले आती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी मैंने आपको ब्रेन के डायग्राम में 2 ग्लैंड्स पढ़ाई थी, हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। ये वही पिट्यूटरी ग्लैंड है जो ब्रेन में प्रेजेंट थी। देखिए, इट इज़ अ पी साइज ग्लैंड, ये एक मटर के दाने के बराबर की ग्लैंड होती है जो कि प्रेजेंट होती है एट द बेस ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के बेस में ये
प्रेजेंट होती है। इट इज़ अ मास्टर ग्लैंड। ये मास्टर ग्लैंड क्यों होती है इसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगी। एज इट कंट्रोल द सीक्रेशन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। अब पता चला ही मास्टर ग्लैंड क्यों है, क्योंकि बॉडी में जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है ये उनको भी कंट्रोल करके चलती है, इसलिए इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक है। इट आल्सो सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करती है, यानी कि अगर आपकी हाइट कम या ज़्यादा रह जाती है तो उसका मेन कारण है पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स प्रॉपर रिलीज नहीं हुआ है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से अंडर सीक्रेशन हो जाए तो ड्वार्फिज्म, यानी कि पर्सन की हाइट कम रह सकती है। अगर ओवर सीक्रेशन हो जाए तो जेनेटिज्म, यानी कि हाइट ज़्यादा रह सकती है। और ये तो बच्चों की बात है। और अगर एडल्ट्स की बात करें, एडल्ट्स में एक्रोमेगेली नाम की इससे बीमारी हो जाती है। ठीक है। अब आता है हमारा थायराइड ग्लैंड। हॉर्मोन्स का नाम याद रखना, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है ये, हॉर्मोन्स का नाम याद रखना और ग्लैंड्स के पोजीशन का नाम याद रखना। ये दो तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और डेफिशिएंसी होने से क्या क्या बीमारी होती है ये भी आपको याद रखनी है। अब आता है हमारा नेक्स्ट ग्लैंड विच इज़ थायराइड ग्लैंड। इट इज़ अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड लोकेटेड इन द थ्रोट। यानी कि ये बटरफ्लाई शेप्ड की एक ग्लैंड होती है जो कि गले में प्रेजेंट होती है। ये वॉइस बॉक्स के पास प्रेजेंट होती है। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? ये रिलीज करती है थायरोक्सिन हार्मोन, जिसका काम क्या होता है? मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। ये मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी को रेगुलेट करती है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है। आयोडीन इज रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज थायरोक्सिन इन द बॉडी। जो हम नमक खाते हैं वो ज़रूरी होता है, उसके बिना थायरोक्सिन की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। यानी कि थायराइड ग्लैंड को आयोडीन चाहिए ही चाहिए थायरोक्सिन की फॉर्मेशन करने के लिए। अगर इन द केस आयोडीन डेफिशिएंसी, अगर बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए, अंडर सीक्रेशन हो जाए, अंडर सीक्रेशन थायरोक्सिन की, तो एक बीमारी हो जाती है ह्यूमंस में विच इज़ कॉल्ड गॉइटर। इस गॉइटर में आपने कभी किसी का गला फूला देखा हो? आजकल तो कम होती है ये गॉइटर की बीमारी, पहले बहुत होती थी। तो इसमें क्या होता है, ये गला फूल जाता है, बहुत मोटा एकदम गला फूल जाता है। और ये होता है क्योंकि इसमें थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है बॉडी में। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि थायराइड ग्लैंड इतनी बना नहीं पा रही हार्मोन्स, क्योंकि उसके पास आयोडीन ही नहीं है इतना बॉडी में आयोडीन की कमी होने से गॉइटर की बीमारी होती है। तो आयोडीन की मात्रा भी प्रॉपर लेनी चाहिए। थर्ड आता है हमारा पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज मैंने आपको चैप्टर 1 में डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया था। ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, लीफ लाइक ग्लैंड होती है जो कि स्टमक के नीचे प्रेजेंट होती है और एब्डोमेन कैविटी में ये प्रेजेंट होती है। जैसे वहाँ पे स्टमक आ रहा था ये, और यहीं पे ये लीव शेप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी, याद आया आपको? ठीक है। तो यही थी पैनक्रियाज। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, उसके साथ ही एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती है। ये दोनों ग्लैंड्स की तरह काम करती है। अब यहाँ से आपके लिए क्या क्वेश्चन बन सकता है? देखिए, एक ऐसे ग्लैंड का नाम बताइए जो वर्क करे एज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। तो आपको वहाँ पे पैनक्रियाज पे टिक लगा के आना है। देखिए, जब ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है, जब कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड इट मैन्युफैक्चर 2 हार्मोन। जब ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है तो ये 2 हार्मोन रिलीज करती है। पहला है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ठीक है। बोथ दीज हार्मोन्स एक्ट एज एंटागोनिस्टिकली एंड रेगुलेट द शुगर लेवल इन द ब्लड। इन हार्मोन्स का काम होता है बॉडी में शुगर लेवल को रेगुलेट करके रखना, यानी कि बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करके रखना, ना ज़्यादा करना ना कम करना। अगर ज़्यादा हो गया तो डायबिटीज़ हो जाएगी, कम हो गया तो भी डायबिटीज़ हो जाएगी। ठीक है। एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, अगर ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है तो ये सीक्रेट करती है वो एंजाइम्स जो तोड़ते हैं प्रोटीन को, लिपिड को और कार्बोहाइड्रेट को और न्यूक्लिक एसिड को, जो कि फूड में प्रेजेंट होते हैं। जो हम खाना खाते हैं उसमें हमारे प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। उनको तोड़ने का काम कौन करता है? पैनक्रियाज से रिलीज हुए एंजाइम, जिन्हें बोलते हैं हम पैनक्रिएटिक एंजाइम। पैनक्रिएटिक एंजाइम इनको ब्रेक करते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। एन इनसफिशिएंट अमाउंट
ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैनक्रियाज लीड टू डायबिटीज़। मैंने बताया कम या ज़्यादा होने पर, इंसुलिन की मात्रा कम या ज़्यादा होने पर डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। ठीक है, अब आती है हमारी फोर्थ ग्लैंड विच इज कॉल्ड पैराथायरॉयड ग्लैंड। द पैराथायरॉयड ग्लैंड आर 4 small size p endocrine gland located in the neck near the thyroid gland। देखिए पैराथायरॉयड ग्लैंड 4 पी साइज की ग्लैंड होती हैं। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ये भी नेक में प्रेजेंट होती है और ये थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल पास प्रेजेंट होती हैं। सिंपल भाषा में बताऊं तो ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि अभी बताया कि ये थायराइड ग्लैंड है बटरफ्लाई शेप्ड की, एक यहाँ प्रेजेंट होगी, 2 3 4 ऐसे प्रेजेंट होती हैं थायराइड ग्लैंड के ऊपर। दिस इज कॉल्ड थायराइड और दिस इज कॉल्ड पैराथायराइड, PTH। ठीक है, ऐसे प्रेजेंट होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड। विच प्ले दे प्रोड्यूस पैराथायरॉयड हार्मोन। इन ये पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज करती हैं, जिनका काम होता है ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखना। ठीक है, अब आती है हमारी अगली ग्लैंड विच इज कॉल्ड पीनल ग्लैंड। पीनल ग्लैंड इज अ टीनी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द मिडिल ऑफ योर ब्रेन दैट हेल्प्स रेगुलेट योर बॉडी सर्केडियन रिदम by secreting the hormone melatonin। पीनियल ग्लैंड जो होती है एक छोटी सी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो कि ब्रेन के मिडिल पार्ट में प्रेजेंट होती है। इसका काम होता है हमारी जो स्लीपिंग साइकिल होती है जिसे हम सर्केडियन रिदम बोलते हैं उसको रेगुलेट करके रखना। और ये हार्मोन्स कौन सा रिलीज करती है? मेलेटोनिन हार्मोन ये रिलीज करती है, जो हमारी स्लीपिंग साइकिल होती है उसको मेंटेन करके रखती है पीनल ग्लैंड। अगर मेलेटोनिन की मात्रा कम या ज़्यादा रिलीज होने लग जाए तो हमारी स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, या तो हमें रात में नींद नहीं आएगी, दिन में ज़्यादा नींद आएगी, पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी स्लीपिंग साइकिल। अब इसके बाद आती है हमारी थाइमस ग्लैंड। द थाइमस ग्लैंड इज इन द चेस्ट बिटवीन द लंग्स। ये लंग्स के बीच में प्रेजेंट होती है चेस्ट कैविटी में। इट मेक्स वाइट ब्लड सेल टी लिम्फोसाइट। इसका काम होता है ये वाइट ब्लड सेल बनाती है जो हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है और इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्पफुल रहता है। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट इज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड्स आल्सो नोन एज सुप्रेनल ग्लैंड्स आर स्मॉल triangular shaped gland located on the top of both kidneys। एड्रिनल ग्लैंड्स को हम सुप्रेनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ये छोटी सी ट्रायंगुलर शेप की ग्लैंड होती है जो कि हमारी दोनों किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स प्रोड्यूस हार्मोन दैट हेल्प्स टू रेगुलेट योर मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम, ब्लड प्रेशर, रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस and other essential function and produce a variety of हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड का काम होता है कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, इम्यून सिस्टम को डेवलप करना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, रिस्पॉन्स स्ट्रेस को रिस्पॉन्स प्रॉपर तरीके तक देना। ठीक है, और वैरायटी ऑफ हार्मोन्स भी रिलीज करती हैं एड्रिनल ग्लैंड, जैसे कि एड्रिनाइल हार्मोन रिलीज करती हैं, स्टेरॉइड्स रिलीज करती हैं, एल्डोस्टेरोन रिलीज करती हैं, कॉर्टिसोल रिलीज करते हैं। ठीक है, ये वेराइटीज ऑफ हार्मोन्स हैं जो केवल एक सिंपल एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करती है। ठीक है, ये किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होती है। मैंने बताया पोजीशन, हार्मोन्स और डेफिशिएंसी, ये जरूर याद रखना क्योंकि एग्जाम में यही ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा टेस्टिस। द टर्म टेस्टिस रेफर टू वन ऑफ द 2 मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड आल्सो कॉल्ड टेस्टिकल्स। ये टेस्टिस ग्लैंड केवल मेल्स में प्रेजेंट होती है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है, इसको हम टेस्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये टेस्टिस केवल मेल्स में प्रेजेंट होती है, ये स्पेसिफिक ग्लैंड मेल में प्रेजेंट होती हैं। ये एक हार्मोन रिलीज करती हैं लाइक टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को ये रिलीज करती हैं। टेस्टिस का काम क्या होता है? स्पर्म को भी बनाना, ये स्पर्म को भी बनाती है और हार्मोन्स को भी रिलीज करती है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो ये याद रखना, टेस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टिस ग्लैंड जो हमारी एक्टिवेट होती है वो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब 12-13 साल का बच्चा हो जाता है ये जब एक्टिवेट होती हैं और
ये तभी मेल हार्मोन्स बनाना स्टार्ट करती हैं, टेस्टोस्टेरोन स्पर्म की फॉर्मेशन स्टार्ट करती हैं। इससे क्या होता है, जैसे जैसे हमारे ये मेल हार्मोन बनने स्टार्ट होंगे, किसी भी बॉय के अंदर बहुत सारे चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि बियर्ड, दाढ़ी आने स्टार्ट हो जाएगी, उसकी आवाज़ भारी होनी स्टार्ट हो जाएगी, मसल्स गेन करने लग जाएगा वो, ठीक है। तो ये चेंजेस एक बॉय के अंदर आने स्टार्ट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी आती है अब 12, 13, 11, ये 11, 12, 13, 14 ये एज होती है प्यूबर्टी की, गर्ल्स में और बॉयज़ में सेम होती है, ठीक है। द टेस्टिस इज लोकेटेड विद इन अ स्कॉटम, इसकी पोजीशन होती है ये मेल्स के स्कॉटम के अंदर प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल सेक ऑफ द स्किन, बाहरी तरफ स्किन के पास की तरफ प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब आता है हमारा ओवेरी। ओवेरी जो होता है ये केवल फीमेल्स में प्रेजेंट होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एग प्रोड्यूस करने के लिए और फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए। फीमेल हार्मोन कौन से, ईस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। हार्मोन्स कौन कौन से, ईस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरॉन, और साथ में ये जैसे वहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा था, यहाँ पे एग प्रोड्यूस करेगा। दे आर पेयर ऑफ ऑर्गन लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ यूटेरस, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसके दोनों साइड प्रेजेंट होती है ओवेरी। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंस्ट्रुएशन, जब किसी भी लेडी के अंदर या किसी गर्ल के अंदर मेंस्ट्रुएशन आता है उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी ओवेरी। प्रेगनेंसी के रूप में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मेनोपॉज में ईच ओवेरी इज रफली द साइज एंड शेप ऑफ एन आलमंड, जो हर ओवेरी होती है वो एक तो रफली होती है, खुरदुरी होती है और आलमंड साइज की होती है, ठीक है। अभी आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमें टेस्टिस और अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया, ओवेरी और अच्छी तरीके से समझ नहीं आया। अभी आपको केवल इस चीज़ पे गौर देना कि टेस्टिस कौन सा हार्मोन रिलीज़ कर रहा है, ओवेरीज कौन सा हार्मोन रिलीज़ कर रहा है, क्योंकि थर्ड चैप्टर में ये आपको सब प्रॉपर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ पढ़ने के लिए मिलेगा। पूरे चैप्टर में आप यही पढ़ोगे उस चैप्टर में, ठीक है। अब हमारी लास्ट ग्लैंड आती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये एक छोटी ग्लैंड है लेकिन बहुत पावरफुल ग्लैंड है, क्योंकि ये जितनी भी हमारी बॉडी की स्टेबिलिटी है सबको कंट्रोल करती है। ये सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करके चलती है, ये बॉडी के सारे फंक्शंस और बिहेवियर्स को कंट्रोल करके चलती है। आप समझ जाओ हाइपोथैलेमस ग्लैंड कितनी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ठीक है। ये है छोटा बम बड़ा धमाका। अब देखिए मैं आपको इनकी सारी जितनी भी ग्लैंड्स है सबकी पोजीशन बता दूं। पीनल ग्लैंड, पीनल ग्लैंड मैंने बताया आपको ब्रेन के मिड पोर्शन में है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड ये भी ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। देखिए थाइमस ग्लैंड ये चेस्ट पार्ट में प्रेजेंट होती हैं बिटवीन द लंग्स। थायराइड ग्लैंड ये थ्रोट में प्रेजेंट होती हैं गले में बटरफ्लाई शेप्ड की। पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, चार ये पी शेप्ड। अब आते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर प्रेजेंट है। पेनक्रियास ग्लैंड ये रही हमारे एब्डोमेन कैविटी में। इसके बाद अगर फीमेल की बात करें तो ओवेरीज ये ऐसे प्रेजेंट होती हैं। देखिए ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके दोनों साइड ओवेरीज प्रेजेंट होती हैं। ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यहाँ पे ये टेस्टिस मेल में प्रेजेंट होती हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। अभी आपको सारी ग्लैंड्स के पोजीशन पता चल गई होगी और समझ में आ गई होंगी ग्लैंड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब स्टार्ट होता है हमारा इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट की बॉडी कैसे कोऑर्डिनेट होती है। देखिए अगर बात करें हम प्लांट्स की तो प्लांट्स के पास कोई सेंस ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते जिससे वो सेंस कर सकें कि उनके आसपास कौन सी स्टिमुली आई है, किसी भी स्टिमुली के प्रेजेंस को सेंस कर सकें। दे कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर अगेंस्ट एनवायरनमेंट चेंज बाय यूजिंग हॉर्मोन्स। द हॉर्मोन्स कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर बाय अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ द प्लांट स्लोली। भाई उनके पास सेंस ऑर्गन तो प्रेजेंट है नहीं जिससे वो स्टिमुली का पता लगा सकें, बट उनके पास एक ही हथियार है, हॉर्मोन्स। उन हॉर्मोन्स के थ्रू ही वो एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हुआ है उस पर उसका वो पता लगा सकते हैं और उसको रिस्पॉन्स देने के लिए अपनी ग्रोथ में कुछ अफेक्ट कर सकते हैं। या तो प्लांट की ग्रोथ स्लो हो जाएगी या फिर फास्ट हो जाएगी, कुछ ना कुछ अफेक्ट अपने अंदर वो दिखाएंगे ही दिखाएंगे उस एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स देने के लिए, ठीक है। अब देखिए जो
प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनको बोलते हैं हम प्लांट हार्मोन या फिर फाइटो हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स भी हम कह सकते हैं। देखिए 5 तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं प्लांट के अंदर, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, इथाइलिन, ठीक है, अब लिख दिया मैंने, ETHYLENE, इथाइलिन। अब इन 5 हार्मोन्स को प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है ऑक्सिन। ऑक्सिन का काम क्या होता है? इट प्रमोट्स सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। इसका काम होता है प्लांट के अंदर सेल को ग्रोथ कराना और सेल का डिवाइड कराना, ठीक है। इट प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, फ्रूट की ग्रोथ कराना ही ऑक्सिन का काम होता है। ऑक्सिन एक हार्मोन है, ये भी एक हार्मोन है जैसे कि एनिमल्स में हार्मोन रिलीज हो रहे थे। इट कंट्रोल प्लांट रिस्पॉन्स टू द लाइट एंड ग्रेविटी। ये जो रिस्पॉन्स प्लांट लाइट को देता है या ग्रेविटी को देता है, उस रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। ऑक्सिन कहाँ पे बनता है? ऑक्सिन इज मेड बाय सेल एट द टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। ऑक्सिन स्टेम की टिप पे और रूट की टिप पे बनता है, यहाँ पे हमारा ऑक्सिन बनता है। अच्छा, प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स कौन बनाता है? सेल्स ही बनाती हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पे ग्लैंड्स बना रही थी, यहाँ पे किसी ग्लैंड का जिक्र नहीं होगा, यहाँ पे बनाएंगे। सिंपल सेल्स होती हैं जो प्लांट के अंदर हार्मोन्स की फॉर्मेशन करती हैं। सेकंड, इट इज स्पीड अप ग्रोथ इन स्टेम बट स्लो डाउन ग्रोथ इन रूट। ऑक्सिन का काम होता है कि ये स्टेम को तो बहुत स्पीडली बढ़ा देता है, लेकिन ग्रोथ, रूट की ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है। अब आता है हमारा सेकंड हार्मोन इज जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का काम क्या होता है? सेम वही काम है। इट प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। सेल का एनलार्जमेंट कराता है और सेल का डिफरेंशिएशन कराता है। हेल्प्स इन ब्रेकिंग डोरमेंसी। ये डोरमेंसी को ब्रेक करता है इन सीड एंड बड। देखिए मैंने डोरमेंसी आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ाई थी। ये एक स्टेट होती है जिसके अंदर प्लांट की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो डेवलपमेंट ग्रोथ होती है, वो टेम्पररी रुक जाती है फॉर अ शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड। तो उस डोरमेंसी को तोड़वाने का काम, उसको बोलता है कि जाया से भगाने का काम करता है हमारा जिब्रेलिन हार्मोन। और ये डोरमेंसी किस किस में आ जाती है? सीड एंड बड में। सीड एंड बड में से डोरमेंसी को भगाने का काम करता है जिब्रेलिन। प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, फ्रूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। सीड की जर्मिनेशन में हेल्प करता है। स्टिमुलेट एलोंगेशन ऑफ शूट बाय सेल डिवीजन एंड सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होगी, सेल एलोंगेशन। ये शूट की सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है और शूट की सेल्स को इलोंगेट, लंबा कराने में हेल्प करता है, ठीक है। थर्ड हार्मोन आता है हमारा साइटोकाइनिन। मैं आपको बता दूं कि प्लांट के ह्यूमन के हार्मोन्स भी तो इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन के ग्लैंड प्रेजेंट है, लेकिन ये थोड़ा पार्ट थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है। इस पे ज़्यादा फोकस ना करें, पढ़ें इसे भी, लेकिन ज़्यादा ये नहीं कि इसी को पढ़ते रहें, है ना। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कम इम्पोर्टेंट है। प्रमोट सेल डिवीज़न इन प्लांट्स। सेल डिवीज़न के लिए प्रमोट करता है प्लांट को। दे डिले द एजिंग ऑफ लीव्स, यानी कि पत्ती जो जल्दी जल्दी पीली पड़ के गिर जाती हैं, उनके समय को बढ़ाता है, यानी कि उन्हें जल्दी से पीले नहीं पड़ने देता, उन्हें जल्दी से गिरने नहीं देता। इट प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा को खुलने में हेल्प करता है। प्रमोट ग्रोथ इन फ्रूट, हेल्प इन ब्रेकिंग डोरमेंसी इन सीड। फ्रूट की ग्रोथ में हेल्प करता है और डोरमेंसी, जो सीड में डोरमेंसी आ जाती है, उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो डोरमेंसी को भगाने का काम भी हार्मोन्स का ही होता है। फोर्थ हार्मोन आता है हमारा एब्सिसिक एसिड। इट प्रमोट क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। देखिए ये ना नेगेटिव है, नेगेटिव बात करेगा सारी। ये क्या करता है? स्टोमेटा को क्लोज कराने का काम करता है। इट प्रमोट फॉलिंग, जी आएगी यहाँ पे, फॉलिंग एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स। ये पत्तियों को जल्दी जल्दी पीला करवाता है और जल्दी जल्दी गिराता है। इनहिबिटेड द स्टेम ग्रोथ, स्टेम की ग्रोथ को रोकता है। मेंटेन सीड डोरमेंसी, जो डोरमेंसी आ जाती है ना बीज के अंदर, उसको बनाए रखने के लिए कि ये बीज कभी जर्मिनेट हो ही ना, इसका काम करता है एब्सिसिक एसिड, ठीक है। फिफ्थ हार्मोन आता है हमारा इथाइलिन।
दिस इज अ गैशियस हार्मोन विच कॉज रिपनिंग ऑफ फ्रूट। ये कोई लिक्विड हार्मोन नहीं है, ये एक गैशियस, अब तक हम बात कर रहे थे लिक्विड हार्मोन्स की, लेकिन इथाइलिन है गैशियस हार्मोन। ये इसका काम होता है कि फ्रूट्स को पकाने में हेल्प करना, ठीक है। इथाइलिन जो आजकल आर्टिफिशियल भी मिल रहा है, आर्टिफिशियल आम पकाने का काम, फल पकाने के लिए बहुत ज़्यादा इथाइलिन का यूज़ होता है। अब हमारा प्लांट का कोऑर्डिनेशन इन प्लांट का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, विच इज मूवमेंट। यानी कि स्टिमुली को रिस्पॉन्स देने के लिए प्लांट के अंदर दो तरीके के मूवमेंट होते हैं। फर्स्ट इज नेस्टिक मूवमेंट एंड सेकंड इज ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। तो ये दो तरीके के मूवमेंट्स को हम प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं। पहला होता है नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है? ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। अगर किसी भी स्टिमुली को रिस्पॉन्स दे रहा है तो ये नहीं कि किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही रिस्पॉन्स देगा, कहीं भी रिस्पॉन्स किसी भी डायरेक्शन में, ये नहीं कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। उस मूवमेंट को बोलेंगे हम नेस्टिक मूवमेंट। इसमें ग्रोथ पे कोई असर नहीं पड़ता, मतलब वो उस स्टिमुली को अगर रेस्पॉन्स दे रहा है तो उससे ग्रोथ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जनरली लीफ में, फ्लावर में, पेटल्स में, इनमें देखा जाता है इस तरीके का मूवमेंट। देखिए अब नेस्टिक मूवमेंट दो टाइप में डिवाइड किया गया है, थिग्मोनेस्टी और सेकेंड इज फोटोनेस्टी, ठीक है। पढ़ते हैं थिग्मोनेस्टी क्या होता है। थिग्मो मीन्स टच, ठीक है। तो टच यहाँ पे क्या वर्क करेगा? टच एज ए स्टिमुली वर्क करेगा। अब उस टच पे उसे रिस्पॉन्स देना है और रिस्पॉन्स देने के लिए उसे मूवमेंट करना पड़ेगा, उसी को बोलेंगे हम थिग्मोनेस्टी। द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच। किसी ने प्लांट को टच किया, उसको रिस्पॉन्स देने के लिए जो मूवमेंट प्लांट ने किया, उसी मूवमेंट को हम बोलेंगे थिग्मोनेस्टी, ठीक है। जैसे कि एक प्लांट का नाम है मिमोसा पुडिका, जिसे देसी भाषा में छुई मुई कहते हैं। मिमोसा पुडिका, ये आपने देखा होगा, इसे छूते ही इसके पत्ते एकदम सुकड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक तो सेंसिटिव प्लांट है, ऊपर से जब हम इसको टच करते हैं तो हमारा टच एक्ट एज ए स्टिमुली और ये हमें रेस्पॉन्स देने के लिए एकदम सुकड़ जाता है, मूवमेंट करता है, अपने पत्तों को इकट्ठा कर लेता है। When we touch the leaves of sensitive plant Mimosa pudica, they fold up immediately। अच्छा, क्यों होते हैं ये पत्ते, क्यों सिकुड़ते हैं? देखिए इनके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, तो जब हम इसको टच करेंगे तो वाटर ट्रांसफ़र लीफ से ट्रांसफ़र होके आ जाता है स्टेम में और पत्ते सिकुड़ जाते हैं, और थोड़ी देर बाद वही वाटर ट्रांसफ़र हो जाता है लीफ में और वो पत्ते फिर से खुल जाते हैं। ये ऐसे वाटर के मूवमेंट की वजह से ही पत्तों का सिकुड़ना खुलना रेगुलेट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा फोटोनेस्टी, ठीक है। द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड अ फोटोनेस्टी। यानी कि लाइट यहाँ पे एज ए स्टिमुली वर्क कर रही है। लाइट को रिस्पॉन्स देने के लिए प्लांट जो भी अपना मूवमेंट करेगा उस मूवमेंट को बोलेंगे फोटोनेस्टी। एक एग्जांपल देते हैं, देखिए एक प्लांट है, फ्लावर है, डैंडेलियन फ्लावर। ये डैंडेलियन फ्लावर का क्या चक्कर है, ये इसके जो फ्लावर के पेटल्स हैं वो खुलते और बंद होते हैं लाइट को रिस्पॉन्स देने के लिए। कैसे? ये ओपन ड्यूरिंग डे, पूरे दिन खुले रहते हैं और लाइट के जाते ही ये बंद हो जाते हैं, यानी कि ये लाइट को रिस्पॉन्स देने के लिए खुलते और बंद होते रहते हैं, ठीक है। अब हमारा चलेगा नेक्स्ट मूवमेंट विच इज कॉल्ड अ ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट को पढ़ते हैं, अ ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट दैट टेक प्लेस अलोंग अ पार्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ ए स्टिमुलस। देखिए ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, कोई बाहर से स्टिमुली आई, अब उस स्टिमुली को रिस्पॉन्स देगा वो प्लांट, लेकिन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो वही होता है हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट। जब वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में रिस्पॉन्स देगा इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट, वही होगा हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट। इससे ग्रोथ पे असर पड़ता है, जब भी डायरेक्शन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, वो रेस्पॉन्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में दिया जा रहा है तो उससे ग्रोथ पे असर तो पड़ेगा ही। द मूवमेंट कैन बी टूवर्ड द स्टिमुली और अवे, या तो ये मूवमेंट स्टिमुली की तरफ हो सकता है या उससे दूर जा सकता है, ठीक है। अब ये मूवमेंट डिवाइड करा गया है हमारा 5 टाइप में, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, जियोट्रॉपिक मूवमेंट, केमोट्रॉपिक मूवमेंट, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट एंड
थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। फोटोट्रॉपिक का मतलब आप समझ जाओ लाइट डिपेंडेंट, यानी कि एक्ट इसमें लाइट एज ए स्टिमुली वर्क करेगी। जियोट्रॉपिक में ग्रेविटी एज ए स्टिमुली वर्क करेगी। कीमोट्रॉपिक में केमिकल एज ए स्टिमुली वर्क करेगी। हाइड्रोट्रॉपिक में वाटर एज ए स्टिमुली वर्क करेगा। एंड थिग्मोट्रॉपिक में टच एज ए स्टिमुली वर्क करेगा, जिसके अकॉर्डिंग ही हमारा प्लांट का मूवमेंट उसकी तरफ या उससे अलग होगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा जियोट्रॉपिज्म। अब इस जियोट्रॉपिज्म में ग्रेविटी एज अ स्टिमुली वर्क करेगी। अब उस ग्रेविटी को रिस्पॉन्स देने के लिए प्लांट के किसी भी पार्ट का मूवमेंट जो होगा उसे बोलेंगे हम जियोट्रॉपिज्म या फिर ग्रेविटोट्रॉपिज्म। देखिए यहाँ पे लिख रहा है मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को रिस्पॉन्स देने के लिए प्लांट के पार्ट का जो मूवमेंट होगा उसको बोलेंगे हम जियोट्रॉपिज्म या फिर ग्रेविटोट्रॉपिज्म, ठीक है। अगर टूवर्ड्स ग्रेविटी मूवमेंट हो रहा है तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, अगर अवे फ्रॉम द ग्रेविटी यानी ग्रेविटी से अपोजिट साइड में हो रहा है मूवमेंट तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। जैसे कि एक प्लांट है, उसकी रूट तो ग्रो कर रही है टूवर्ड्स ग्रेविटी तो वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रही है, लेकिन शूट ग्रो कर रही है अवे फ्रॉम द ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटी से अपोजिट डायरेक्शन में तो वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फोटोट्रॉपिज्म, मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू लाइट, यानी कि लाइट को रिस्पॉन्स देने के लिए प्लांट के पार्ट का जो मूवमेंट होगा उसे बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म। अगर लाइट की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और लाइट से अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। देखिए जैसे कि स्टेम मूव टूवर्ड्स द लाइट एंड रूट मूव अवे फ्रॉम द लाइट। ये जैसे कि स्टेम ये है, ये तो लाइट की तरफ मूवमेंट कर रही है तो ये तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म में आ जाएगी, लेकिन रूट लाइट से अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है तो ये आ जाएगी नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म में, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब होता है वाटर को रिस्पॉन्स देने के लिए प्लांट के किसी भी पार्ट का मूवमेंट हाइड्रोट्रॉपिज्म कहलाता है। अगर मूवमेंट होगा टूवर्ड्स वाटर तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, अगर मूवमेंट होगा अवे फ्रॉम द वाटर तो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। अगर पानी की तरफ किसी भी प्लांट पार्ट का मूवमेंट होगा तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, अगर पानी से दूर प्लांट के पार्ट का मूवमेंट होगा तो उसे बोलेंगे नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। जैसे कि वही एग्जांपल लेते हैं, रूट मूवमेंट इन सर्च ऑफ वाटर इज अ पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। रूट पानी की सर्च में पानी की तरफ चलती है तो उसे बोलते हैं हम पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। मूवमेंट ऑफ रूट टूवर्ड्स हाई ह्यूमिडिटी लेवल, ये हमें पता है कि जो रूट होती हैं वो अपने आप ही पानी ढूंढ लेती हैं, उनका जो मूवमेंट होता है हमेशा हाई ह्यूमिडिटी लेवल की तरफ ही रहता है जहाँ पर ज़्यादा ह्यूमिडिटी लेवल होता है। लेकिन स्टेम जो होती हैं स्टेम अवे फ्रॉम द वाटर, अवे फ्रॉम द वाटर ऊपर की तरफ होती हैं तो ये हो गई हमारे नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म में, ठीक है। अब आता है हमारा कीमोट्रॉपिज्म। केमिकल्स को रिस्पॉन्स देने के लिए प्लांट के किसी भी पार्ट का जो मूवमेंट होगा वो होगा कीमोट्रॉपिज्म। अगर केमिकल्स की टूवर्ड्स हो रहा है मूवमेंट तो पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म, अवे फ्रॉम द केमिकल्स हो रहा है तो नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म, ठीक है। जैसे कि अभी आप थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे पोलन ग्रेन्स और पोलन ट्यूब। जो पोलन ट्यूब होती है उसकी ग्रोथ होती है ओव्यूल की तरफ, ठीक है। तो केमिकल की तरफ हो रही है उसकी ग्रोथ, इसलिए उसे बोलेंगे हम पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। या ये वाली लाइन नेक्स्ट चैप्टर में जब पढ़ेंगे ना नेक्स्ट चैप्टर तो ये आपको एकदम समझ में आ जाएगी। द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स ओवल, ये पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही है, ये यहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट है तो ये यहाँ पे एज ए केमिकल की तरह काम कर रहा है और इसकी ग्रोथ इसकी तरफ हो रही है तो इसलिए इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। अब आता है हमारा नेक्स्ट लास्ट थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म क्या होता है? टच को रिस्पॉन्स देने के लिए प्लांट का जो मूवमेंट होता है उसे बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। देखिए अगर टच की तरफ मूवमेंट हो रहा है यानी कि कोई टच की तरफ मूवमेंट हो रहा है प्लांट का तो पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म। अगर टच से दूर मूवमेंट हो रहा है तो उसे बोलेंगे नेगेटिव थिग्मोट्रॉपिज्म, ठीक है। जैसे कि
मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल अराउंड द सपोर्ट इज द पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। ये एक किसी की भी बेल है, इस पे टेंड्रिल प्रेजेंट है, ये टेंड्रिल्स को एक टच मिला, एक डंडे का टच मिला, टच मिलते ही उसने उसकी तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये कौन सा मूवमेंट होगा? पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। यानी कि टच मिलते ही इसने ग्रोथ किधर तरफ स्टार्ट कर दी? टच की तरफ ही स्टार्ट कर दी। टेंड्रिल बिल्कुल उससे अटैच हो गए। स्टेम टेंड्रिल हेल्प द प्लांट टू क्लाइम अप अ सपोर्ट। समझ में आ गया? ये इसका डायग्राम है, डायग्राम से आप और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो चैप्टर ख़त्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस चैप्टर में मैंने आपको बताया कि MCQs और वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कम बनते हैं, इसलिए इस चैप्टर को बारीकी से ज़रूर पढ़ना, एक एक शब्द पढ़ना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम और अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।